चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी बायोमोलिक्यूल, उसमें हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी किया था और हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो हमने बताया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है और वो जेनेटिक मटेरियल बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए हमें 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमें एक राइबोज शुगर चाहिए जो कि पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन का शुगर है, शुगर मॉलिक्यूल है पेंटोज शुगर। राइबोज उसको एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग किस केस में, डीएनए के केस, आरएनए के केस में, और डीएनए के केस में हम डीऑक्सीराइबोज शुगर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड बच्चों। चलो ठीक है। एक्चुअली पावर कट हो गया, उसकी वजह से नेटवर्क शिफ्ट करना पड़ा, तो 2 मिनट टाइम लग गया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में, और कितनी तरह का न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो उस पर जब डिस्कशन किया तो हमें पता चला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना होता है पेंटोज शुगर का, एक 5 कार्बन का शुगर, जिसमें एग्जाम्पल आता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। दूसरा हमें चाहिए नाइट्रोजनस बेस, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं और बेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस, हमने 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स, जिसमें प्यूरिन्स में हमने बताया कि एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, AGPO, एडेनिन और ग्वानिन को हमने प्यूरिन्स बोला, और साइटोसिन और थाइमिन को हमने पिरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल को पिरिमिडीन के एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा था। फिर उसमें जो थाइमिन और यूरासिल है उनको लेकर वेरिएशन आता है, जिसमें हम लोग बात किए कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है ऑन द पोजीशन ऑफ थाइमिन। थाइमिन की जगह पर आरएनए में हमें यूरासिल मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरफ। मैक्रोमोलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है लास्ट टू लास्ट क्लास में। जो हमारी पिछली क्लास थी उससे पहले हमने पढ़ा था बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। किसी को याद है बेटा किसे कहा जाता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स? कोई बताना चाहेगा? यस सर। सर 800 किसे डाल्टन कहते हैं? से के आसपास आता है, जो 800 से 1000, हाँ 800 1000 के डाल्टन आसपास। से उससे ऊपर जो है, ठीक है, 800 या 1000 से जो ऊपर हैं मॉलिक्यूलर वेट वाले, उन्हें हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वेरिएशन आता है बेटा। ठीक है, एक वेरिएशन आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, और वो वेरिएशन आता है किसको लेकर? लिपिड्स को लेकर। ठीक है, लिपिड्स को लेकर यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। हमने लिपिड्स लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब लिपिड्स में क्या होता है, आप वो एक्सपेरिमेंट याद करो जो हमने टिश्यू को लेकर, हमने प्लांट सेल या एनिमल सेल को लेकर हमने जो क्रश किया था, और उस क्रश करने के बाद हमने उसमें एसिड मिलाया और उसके बाद उसे फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद हमें 2 फ्रैक्शन मिले थे, एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो कि फिल्ट्रेट था, और दूसरा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो कि रिटेंटेट था। ठीक है, जो फिल्टर नहीं हुआ। तो हमने उसमें बात क्या कही थी, अगर आप लोगों को याद हो एक बार रिवाइज कर लेना, कि जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं उनमें हमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज
छोटा होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन से कम पाया जाता है, 18 से 800 डाल्टन तक पाया जाता है। तो जो एग्जामिन करेंगे तो हमें मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट वहां मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड के बारे में बेटा ये एक अलग बात है। लिपिड क्यों खास है? लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ध्यान से सुनना, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट हमें मिलता है बिलो 800 डाल्टन, ठीक है, 800 डाल्टन से कम मिलता है लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ये हमें कहां ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन्ड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ये मैंने उस समय आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां इसको समझने की जरूरत आ जाती है। हम बाकी तो सबकी बात कर लिए, लेकिन लिपिड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और ये क्यों डिफरेंट हो जाता है इसको समझो। हमने पढ़ा है लिपिड जो बेसिकली हमारे सेल में प्रेजेंट होता है वो मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं और फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं और फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब हम उस प्रोसेस को याद करो, जब हम सेल को क्रश कर रहे थे, ठीक है, ग्राइंड कर रहे थे, तो ग्राइंडिंग में सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन भी ब्रेक होती है। और वो मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो लिपिड जो है छोटे छोटे, जो मेम्ब्रेन लंबी थी उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और वो सभी फ्रेगमेंट वेसिकल्स बना लेते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बना लेते हैं? वेसिकल्स बना लेते हैं। और हमें एक और चीज मालूम है कि लिपिड इज इनसॉल्युबल इन, मतलब मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो है उनमें लिपिड इनसॉल्युबल पाया जाता है। तो यहां पर भी जो हमने एसिड मिलाया था, उस एसिड में लिपिड क्या होता है? इनसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है, उसमें सॉल्युबल नहीं होता। तो जहां पर लिपिड को एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होना था वो वेसिकल्स बना लेता है और फिल्ट्रेट में नहीं पहुंचता, यानी वो नीचे फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पार्ट में नहीं पहुंचता और कहाँ रह जाता है? एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में, ठीक है। तो यही एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है कि भाई मान लो ये लिपिड है, मेम्ब्रेन है, अब ये मेम्ब्रेन टूट गई तो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने और इन फ्रेगमेंट ने क्या किया? इनने वेसिकल्स बना लिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एक मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन टूटी, उसके छोटे छोटे पीसेस बने और उन पीसेस ने क्या बना लिया? वेसिकल्स बना लिया। अब इन वेसिकल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो कम है, किससे कम है? 800 डाल्टन से कम है। लेकिन इसकी दो प्रॉपर्टी, एक वेसिकल बना लेते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है, और दूसरा ये जो है मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और इसकी वजह से इसे होना चाहिए था एसिड सॉल्युबल पूल में, लेकिन ये पाया जाता है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ठीक है। ये लिपिड के पॉइंट ऑफ व्यू में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। हम बोल सकते हैं कि ये एक अलग पॉइंट है जो नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और इसको लिख लो। अब आ गई बात किसकी? लिपिड्स की। तो लिपिड्स के बारे में अभी हमने पढ़ा और उसका रीजन जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं पाया जाता है, ठीक है, एक्सीड नहीं करता है। बट दे आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, लेकिन तब भी ये कहाँ पाए जाते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। लेकिन होना कहाँ चाहिए था इनको? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द लिपिड्स आर अरेंज इनटू स्ट्रक्चर्स। तो लिपिड्स कहाँ अरेंज होते हैं? लिपिड्स स्ट्रक्चर्स में अरेंज होते हैं। लिपिड्स आर अरेंज इनटू स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और दूसरी जो सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है उसमें पाए जाते हैं।
व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, जब हम टिश्यू की ग्राइंडिंग करते हैं तो टिश्यू ब्रेक होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी सेल के अंदर हैं वो सभी ब्रेक होने लगते हैं, सभी टूटने लगते हैं। तो जब हम उनकी ग्राइंडिंग करते हैं देन दीज मेम्ब्रेन्स बिकम ब्रोकन एंड फॉर्म वेसिकल्स। तो ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, टूट जाती है और टूटने के बाद वेसिकल्स बना लेती हैं। अब वेसिकल्स बना लेती हैं देन दीज वेसिकल्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल। ये वेसिकल्स जो है वाटर सॉल्युबल नहीं होते और इसलिए ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं पाए जाते, ठीक है। लेकिन लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, ये याद रखना, लिपिड जो है मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। भले ही ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है लेकिन ये मैक्रो मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, ठीक है। तो लिपिड पर क्वेश्चन पूछते हैं, इसको भी नोट कर लो। डन सर। चलो ठीक है, तो फिर हम सेल के एक प्रॉपर कंपोजिशन की बात करते हैं कि सेल में किस तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका एवरेज कंपोजिशन क्या मिलता है। हम पढ़ते हैं भाई सेल में सबसे ज्यादा पार्ट तो हमारी बॉडी में, हमारी सेल में जो है वो वाटर का मिलता है। 70% से लेके 90% तक वाटर पाया जाता है। प्रोटीन अगर हम अलग अलग पोजीशंस पर बात करें तो हमें इनका परसेंटेज अलग अलग मिलता है बेटा, ठीक है। हमने सेल मेम्ब्रेन में अलग परसेंटेज पढ़ा हुआ है, हमने आरबीसी में अलग परसेंटेज पढ़ा हुआ है, हमने ब्लड में अलग परसेंटेज पढ़ा हुआ है। यहाँ पर एक एवरेज सेल की बात हो रही है, ठीक है, एक एवरेज सेल की बात हो रही है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने आरबीसी में पढ़ा था, ठीक है, ब्लड में, कि कितना वाटर होता है और कितना प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। आप लोगों ने जब ब्लड पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा। हमने प्लाज्मा में पढ़ा था कि ब्लड में और प्लाज्मा में कितना प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। यहाँ पर सभी एवरेज सेल्स को मिलाकर बात की गई है, ठीक है, और ये सेल्स की बात की गई, ये बॉडी की भी बात नहीं है, ये सेल्स की बात है। तो वाटर मिलता है 70 से 90%, प्रोटीन मिलता है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं 3%। इसके और सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में आप लोग कंफ्यूज मत होना, वहां पर उसका कंपोजिशन अलग था, यहाँ पर कंपोजिशन अलग है। लिपिड्स मिलता है 2%, न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं 5 to 7% और बाकी जितने आयंस हैं वो मिलते हैं कितना, 1%। तो ये टोटल एक एवरेज कंपोजिशन बन जाता है सेल का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके परसेंटेज से चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है डायरेक्टली परसेंटेज पूछ दे या हो सकता है दूसरे किसी परसेंटेज के साथ कंपैरिजन में पूछ दे कि प्रोटीन, जैसे यहाँ पर अगर पूछ दे कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंटेज और सेल में प्रोटीन का परसेंटेज में डिफरेंस क्या होता है, किसका ज्यादा मिलता है किसका कम मिलता है, तो हमें मालूम है प्रोटीन परसेंटेज हमें सेल मेम्ब्रेन में कितना मिलता है बेटा, किसी को याद है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का परसेंटेज पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन में। जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा तो वहां पर परसेंटेज की बात आई होगी कि इतना परसेंट लिपिड होता है, इतना परसेंट प्रोटीन होता है। किसी को याद है, कोई बताना चाहेगा? क्या बात कर रहे हो, किसी को नहीं याद है? सर 52% होता है प्रोटीन, और लिपिड कितना मिलता है? लिपिड 40%। चलो
इसको नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अब आते हैं प्रोटीन पे। ठीक है, प्रोटीन भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें याद आती है, हमने बचपन में जो एक प्रोटीन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिससे इसका हमें फंक्शन समझ में आता है कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे घर बनाते हैं तो हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो बॉडी के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी वो बनी होती है प्रोटीन की, और हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट किसी न किसी प्रोटीन से ही बनता है। चाहे हम मसल्स की बात कर लें, चाहे स्किन की बात कर लें, ब्लड की बात कर लें, बोन की बात कर लें, कार्टिलेज की बात कर लें, लिगामेंट की बात कर लें, टेंडन की बात कर लें, हेयर्स की बात कर लें, नेल्स की बात कर लें, सभी कुछ, हम टीथ की बात कर लें, सभी कुछ किसी न किसी प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हमारी एक, मैं थोड़ा सा इसको एक रिलेशन में ले जाऊंगा हमारी डेली रिक्वायरमेंट से। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट आप लोग सोचते होंगे कि हमें भाई प्रोटीन खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए, कितना हमें कंज्यूम करना चाहिए, उससे रिलेटेड एक पॉइंट आता है, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। हमारा जितना बॉडी वेट है, ठीक है, अगर हमारी एज जो है 20 साल से कम है, बच्चों ध्यान से सुना, अगर हमारी एज 20 साल से कम है तो हमारा जितना बॉडी वेट है, हमें अपने बॉडी वेट किलोग्राम का डबल प्रोटीन ग्राम में पर डे रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज करो मेरा वेट 60 केजी है, ठीक है, 60 केजी, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये पूछी जा सकती है, मतलब कैलोरिक वैल्यू और उधर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जितना किलोग्राम हमारा वेट है उसका डबल हमें रिक्वायरमेंट है ग्राम में पर डे की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पाई जाती है। ये कब की बात हो रही है? जब हम 20 ईयर्स से कम है। जब हमारी एज 20 ईयर्स से ज्यादा होती है तो ये रिक्वायरमेंट हाफ हो जाती है। हाफ मतलब जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन हमें डेली चाहिए। तो सपोज करो 60 किलोग्राम वेट है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है, अगर हमारी एज 20 साल से ज्यादा है। और अगर हमारा एज जो है 20 साल से कम है, 20 ईयर से कम है, तो 120 ग्राम पर डे हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन ये क्यों चाहिए भाई? हमारा इम्यून सिस्टम को लड़ना होगा तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। क्यों? एंटीबॉडीज बनाने हैं। एंटीबॉडीज किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए भी प्रोटीन चाहिए। हमारी ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है, वो प्लाज्मा प्रोटीन भी प्रोटीन का बना है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है। ठीक है, फिर जितने भी हम बात करें मसल्स में कोलेजन फाइबर पाया जाता है, फाइब्रिनोजन कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। तो ये सभी की रिक्वायरमेंट, इन सभी को बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में लिए। और इसके बारे में लिखा हुआ है प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हमने बोला बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है, और यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। इसको समझो, हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या है और होमोपॉलीमर का मतलब क्या है। अमीनो एसिड्स को जब एक चेन में अरेंज करते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कोई भी पर्ल का नेकलेस हो, ठीक है, कोई मोतियों की माला हो, तो उसमें जितने भी मोती हैं वो अमीनो एसिड समझ लो, और उस मोतियों को एक धागे में बांध दिया गया है तो वो एक माला बन गया है, और उस माले को प्रोटीन समझ लो। ठीक है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया हेटेरोपॉलीमर है, तो इस माला में जितने भी मोती हैं वो सब एक जैसे नहीं है, सभी अलग अलग है सभी मोती, सभी का कलर अलग है। तो कलर अलग है, इसलिए क्या बन जाता है? ये हेटेरोपॉलीमर। अगर सबका कलर एक जैसा होता तो ये क्या कहलाता? होमोपॉलीमर। और प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। प्रोटीन इज नेवर फाउंड टू बी होमोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो हमें उसमें अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स की ही चेन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये कंफ्यूजन मत होना,
कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जब पूछ देता है तो कई बार दिमाग में क्लिक नहीं करता है, और इसलिए हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इट इज अ हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये कभी भी होमोपॉलीमर फॉर्म में नहीं पाया जाता, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड है। अब पॉलीपेप्टाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम दो अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, ठीक है, जब हम दो अमीनो एसिड को बाइंड करेंगे तो उनके बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। सपोज करो ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, और ये दोनों अमीनो एसिड को हम बाइंड कर रहे हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो सपोज करो हम दो अमीनो एसिड को जोड़े तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तीन को जोड़े, ठीक है, तीन अमीनो एसिड को बाइंड करते हैं तो हमें दो पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मतलब दो अमीनो एसिड को जोड़ा तो वो डाई पेप्टाइड कहलाएगा। तीन अमीनो एसिड को जोड़ा तो हमें दो पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, फिर चार को जोड़ा, पांच को जोड़ा, ऐसे जोड़ते गए। तो जोड़ते गए तो अलग अलग अमीनो एसिड की एक लंबी चेन मिली, और उसी लंबी चेन को हम कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, एक लीनियर लॉन्ग चेन मिलती है अमीनो एसिड की जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नीचे यहाँ डायग्राम देखो। सपोज करो ये एक अमीनो एसिड है, ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जितने ये अमीनो एसिड दिख रहे हैं, हम देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ अमीनो एसिड एक जैसे दिखें, लेकिन सारे अमीनो एसिड हूबहू एक जैसे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर फॉर्म में नहीं पाया जाता, यानी होमोपॉलीमर नहीं बनाता। तो इसमें हमें अमीनो एसिड्स भी अलग अलग टाइप के दिखते हैं। और यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कौन सा है भाई? पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। इस पेप्टाइड बॉन्ड को याद रखना। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड मिलेगा, दो अमीनो एसिड्स को बाइंड करेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये भी जैसे हमने ईस्टर बॉन्ड पढ़ा था, आपको याद है ईस्टर बॉन्ड? लास्ट क्लास में देखा था, लिपिड्स Yes, का sir. फॉर्मेशन देख रहे थे, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड जैसे बन रहा था, वहां पे हर एक ईस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था। यहाँ भी सेम है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उन सभी पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सो पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है। तो एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, रिलीज होता है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बहुत ही फेमस बॉन्ड है जो बनता है, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में हमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नोट कर लो इसको। डन सर। ओके बेटा। तो बायोमोलिक्यूल के बाद आप लोगों को कुछ और टॉपिक रिवाइज करने हैं तो आप लोग बताइए, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। किसी को कोई कुछ पूछ रहा था कि सर कौन सा, आप लोग बताओ कौन कौन सा पढ़ना है, तो मैं उसको आप लोगों को लेके चलूंगा। Sir, please human physiology पढ़ा दीजिएगा. कौन सा बेटा? Human physiology.
ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी, चलो ठीक है अपन एनसीईआरटी, वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलो तो ये प्रोटीन हो गया, इसमें हमने पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो क्यों जरूरी है उसका रीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है टिश्यू को रिपेयर करने में, ठीक है। अभी हम लोगों ने सुना था कि जब ये कोविड हुआ तो लोगों ने बोला कि भाई अपनी डाइट अच्छी रखो, डाइट अच्छी रखो। डाइट अच्छी रखने का मतलब प्रोटीन, विटामिन ये सब लेते रहो, क्योंकि हम प्रोटीन और विटामिन को लेंगे तो हमारा जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है बॉडी में वो ज्यादा जल्दी होगा और इम्यून सिस्टम हमारा ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। तो वो क्यों? क्योंकि अगर कोई पैथोजन या कोई भी वायरस बॉडी पर अटैक करता है तो बॉडी जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्स दे ले, और रिस्पॉन्स कुछ सेल की डेथ होती है तो सेल जल्दी से जल्दी रिपेयर भी कर ले, ठीक है। इसलिए आप लोग देखोगे प्रोटीन सप्लीमेंट और प्रोटीन डाइट ये सब चीजें दी जाती हैं, क्यों? ताकि बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर रिकवरी फास्ट हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने टनल प्रोटीन के बारे में सुना है। टनल प्रोटीन हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा था, कैरियर प्रोटीन या टनल प्रोटीन बोलते हैं, और वो टनल प्रोटीन से होते हुए सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव करते हैं। यहाँ पे एक फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल इसी पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। अगर इसके फंक्शन से क्वेश्चन आया तो केवल एक ही एग्जांपल लेकर बोलेगा GLUT4, ठीक है। GLUT4 एक टनल प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। तो अगर टनल प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आएगा तो एक ही एग्जांपल, एक ही क्वेश्चन आएगा GLUT4 के बारे में। तो आप लोगों ने, जो लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया होगा या करोगे, तो आपको ये तो एकदम 100% मान के चलो कि ये आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, सर आया है ना। हाँ, फिर क्या है? एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस समझो। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। बेस मतलब कोई भी हम फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मान लो दीवार बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हम ईंटों को लगाते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं। ब्रिक्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो बेस बनाता है। हम अगर फर्श बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं घर का, तो उसमें हम लोग वो गिट्टी या पत्थर, बजरी जिसको बोलते हैं, वो डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लोर को स्ट्रेंथ देता है। वैसे ही हम जब स्लैब बनाते हैं, ठीक वैसा ही जब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो स्किन का फॉर्मेशन हो या बोन्स का फॉर्मेशन हो या मसल्स का फॉर्मेशन हो, इन सभी के फॉर्मेशन के लिए कोलेजन प्रोटीन की जरूरत होती है। और कोलेजन प्रोटीन जो बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, एपिथेलियल के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यूज का भी बेस फॉर्मेशन करता है। स्किन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, बोन में भी प्रेजेंट होता है, मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। क्या पाया जाता है? कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। एंटीबॉडीज को देखे भाई, एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन से क्या मतलब है भाई? कि प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट इनमें एसोसिएटेड ग्रुप के फॉर्म में पाया जाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो जितना, और ये डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है बॉडी की। जितना ज्यादा बॉडी में प्रोटीन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एंटीबॉडीज होंगे, उतना ज्यादा बॉडी का इम्यून सिस्टम, उतना ज्यादा बॉडी का डिफेंस सिस्टम अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन। फिर बात आती है एक्ट एज रिसेप्टर, ठीक है। तो हमने मालूम है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कई अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कुछ जो है केमिकल रिसेप्टर होते हैं, कुछ थर्मल रिसेप्टर होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर यानी पेन वगैरह के रिसेप्टर होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं, चाहे टेस्ट के लिए हो, स्मेल के लिए हो, हॉर्मोन्स के लिए हो, ये रिसेप्टर्स भी प्रोटीन के बने होते हैं जो मैसेजेस को रिसीव करते हैं। फिर सम ऑफ द हॉर्मोन्स आर प्रोटीन हार्मोन। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो प्रोटीन हार्मोन। अगर हम बात करें तो जितने भी सोमैटोट्रॉप हार्मोन हैं, ठीक है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन या हाइपोथैलेमस से बनने वाले हार्मोन, ये सभी प्रोटीन हार्मोन। और एक एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं
पैंक्रियास से बनने वाला इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन के बारे में किसी को मालूम भाई? 51 अमीनो एसिड का ये हार्मोन है, ठीक है। इसमें कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट होती है। अल्फा चेन में 21 और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, तो दोनों मिलाकर 51 अमीनो एसिड हो जाते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स, तो ट्रिप्सिन एंजाइम, एंजाइम आगे थोड़ा सा डिटेल में आएगा, ठीक है। तो 3 एंजाइम को छोड़ दो और दुनिया के बाकी जितने एंजाइम है सभी प्रोटीन नेचर के हैं, ठीक है। 3 को छोड़ दो, उसके अलावा दुनिया में जितने भी एंजाइम है सभी प्रोटीन नेचर के पाए जाते हैं। तो एंजाइम तो सारे ही प्रोटीन के बने होते हैं लगभग, ठीक है। 3 एक्सेप्शन से उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पिगमेंट, पिगमेंट में हम बात कर ले, हेमोग्लोबिन की बात कर लें, हेमोग्लोबिन प्रोटीन है। मायोग्लोबिन की बात कर लें, मायोग्लोबिन भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो ये जो पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, दे आर आल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। पिगमेंट में हेमोग्लोबिन की बात करें तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इसमें पाई जाती है। अल्फा और बीटा, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है, तो उसको हम देखेंगे अभी आगे जब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो इसको हम ज्यादा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बेटा। सर मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन कौन सा होगा, मायोसिन की ट्रोपोमायोसिन? मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली 2 प्रोटीन होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन, ठीक है। एक्टिन के ऊपर हमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन और एफ प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मायोसिन हमें जो है वो मायोसिन प्रोटीन हमें बैंड के फॉर्म में मिलता है, जिसमें एचएमएम और एलएमएम, ठीक है। हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन की बात करते हैं अपन। डन सर। सर ऑप्शन में सर ट्रोपोमायोसिन है और सर मुझे मायोसिन है, तो उन व्हाट्सएप कर दोनों में से देना, ग्लोबिन। मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है यस बेटा। सर। हाँ, एकदम फोटो खींच के बिना एकदम टेंशन के व्हाट्सएप कर देना। चलो, नेक्स्ट आता है कि अबंडेंस की बात कर लें, ठीक है। अबंडेंस मतलब कितना प्रोटीन पाया जाता है और कौन कौन से प्रोटीन हैं जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एनिमल वर्ल्ड की बात हो रही है और एक होल वर्ल्ड की बात हो रही है, चाहे हम प्लांट या पूरी दुनिया की बात कर लें और एक एनिमल की। एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो एनिमल्स में, सारे एनिमल्स को मिलाकर ये बात हो रही है कि कोलेजन प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। कोलेजन हमारे बॉडी टिश्यू का बेस बनाने के लिए काम आता है और सबसे ज्यादा अमाउंट में ये प्रोटीन एनिमल्स में पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें प्लांट्स की, और प्लांट्स ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, तो वो वर्ल्ड लेवल पे भी आ जाता है। तो वर्ल्ड भी होता है और प्लांट भी होता है, इन दोनों में पाया जाता है रुबिस्को। रुबिस्को क्या है भाई? एंजाइम है। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये बिना रुबिस्को एंजाइम के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्या नाम है इसका? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल, जो C3 साइकिल थी, उस C3 साइकिल में ये पार्टिसिपेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, ठीक है, इसका पार्टिसिपेशन पाया जाता है। वैसे तो मल्टीपल इसके एक से ज्यादा फंक्शन देखने को मिलते हैं। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेशन भी करता है, कार्बोक्सिलेशन भी करता है, दोनों रिएक्शन के लिए ये काम करता है। यानी CO2 का फिक्सेशन कराने के लिए भी काम करता है और CO2 को रिलीज कराने के लिए भी काम करता है, ठीक है। दोनों के लिए काम करता है। इसलिए हम जब फोटोसिंथेसिस अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे इसका डुअल नेचर, आप डुअल एक्शन आप देखोगे किसका? रुबिस्को। तो रुबिस्को प्लांट्स की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये दोनों में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और ये प्लांट्स के केस में एंजाइम भी हो जाता है, तो रुबिस्को एंजाइम है, तो ये एंजाइम भी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, या प्लांट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो हम प्रोटीन बोल लें या एंजाइम बोल लें,
ठीक है, रोबिस्को के ऊपर दोनों चीजें अप्लाई होंगी क्योंकि ये एंजाइम है और प्रोटीन है और दोनों ही दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, प्लांट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। नोट कर लो इसको। हो गया सर। चलो, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर के बेस पर किया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा? जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है उसे हम प्राइमरी बोलते हैं, जो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसे सेकेंडरी बोलते हैं, जो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसे टर्शरी बोलते हैं, और जो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसे क्वाटरनरी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये 4 तरह के प्रोटीन मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। देखते हैं एक एक को और एक एक की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और एक एक के एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हमारे डायरेक्ट एग्जाम में आने की चांसेस रहती हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बेटा, जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी, जो सबसे कॉम्प्लेक्स होगा वो क्वाटरनरी, इनके बीच में हमें सेकेंडरी और टर्शरी मिलेंगे। यहाँ पर डायग्राम जो दिया हुआ है ये हेम का डायग्राम दिया है, हेमोग्लोबिन का है। ये दोनों ही डायग्राम हेमोग्लोबिन का, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हम देखेंगे 4 अलग अलग तरह के प्रोटीन का बना हुआ है, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो चारों मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाते हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन बनाते हैं। डिटेल अभी इनके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। नोट कर लिया? यस सर। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से। भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर एक लीनियर चेन पाई जाती है, सीधी चेन पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि मोतियों की माला होती है, तो वो माला क्या होती है? सीधी होती है। तो उसमें हमें अमीनो एसिड्स की एक लीनियर मतलब सीधी लंबी चेन जो मिलती है वो बनाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा जा रहा है। अब यहाँ पे इनकी पोजीशन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनको हमेशा हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि जो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड यानी जिधर अमीनो ग्रुप होगा वो हम पहला अमीनो एसिड मानेंगे। ठीक है, पहला जिधर अमीनो एसिड होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो ध्यान में रखना। एक्चुअली हमने बोला था कि 2 अमीनो एसिड हम दोनों को बाइंड करेंगे। ठीक है, तो दोनों को बाइंड करेंगे तो एक अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है वो दूसरे के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ेगा। तो जिधर कॉर्नर पे अमीन ग्रुप मिलेगा, ठीक है, यानी जो अमीनो एसिड सबसे लास्ट में जुड़ा होगा, जो अमीनो एसिड सबसे लास्ट में जुड़ा होगा उसको हम फर्स्ट अमीनो एसिड बोलेंगे, और जो अमीनो एसिड सबसे पहले से प्रेजेंट होगा उसको हम लास्ट अमीनो एसिड बोलेंगे। तो लेफ्ट एंड पे हम ये कंसिडर करते हैं कि जो लेफ्ट एंड है, तभी इसकी हम पोजीशन को डिटरमाइन कर पाते हैं कि इसका स्टार्टिंग किधर है और इसका एंड किधर है। सो लेफ्ट एंड पे जो हमें अमीनो एसिड मिलेगा वो हमें फर्स्ट अमीनो एसिड कहेंगे, जिसमें अमीन ग्रुप जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे पाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोटीन में जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका अमीन ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे है, तो ये फर्स्ट अमीनो एसिड इसको कंसिडर करेंगे, और इसको लास्ट कंसिडर करेंगे, जहां पे लास्ट अमीनो एसिड कार्बन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बन प्रेजेंट होता है एट इट्स टर्मिनल पोजीशन पे, तो वो लास्ट अमीनो एसिड बोला जाएगा। ठीक है, एक लीनियर चेन, जिधर अमीन ग्रुप है वो फर्स्ट अमीनो एसिड, जिधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो लास्ट अमीनो एसिड हम कंसिडर करेंगे। और ये ध्यान में रखना कि अमीन ग्रुप हमेशा लेफ्ट साइड को माना जाएगा,
और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा राइट साइड पे माने जाएगा, तभी हम इसकी डायरेक्शन को और इसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। डन सर। चलो, फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी से ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर को लेकर हम उसको स्प्रिंग की तरह घुमा दें, ठीक है, स्प्रिंग की तरह सपोज करो एक धागा है हमारे पास और उस धागे को हमने उंगली पर लपेट दिया है, ठीक वैसे जैसे पतंग उड़ाते हैं तो धागे को चक्री पे लपेटते हैं तो उसमें कॉइलिंग आ जाती है। ठीक है, तो अगर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर कॉइलिंग आ जाए तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर कॉइलिंग डेवलप हो गई, आप कॉइलिंग जैसे डीएनए में हमने पढ़ा होगा, डीएनए में कॉइलिंग पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर भी कॉइलिंग अगर डेवलप हो जाए तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इस कॉइलिंग को डेवलप करने में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। कॉइलिंग तभी डेवलप होगी जब इनके बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, एक कॉइलिंग डेवलप करने के लिए और एक इनमें जिगजैग शीथ बनाने के लिए। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह से पाया जा सकता है, एक कॉइल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जा सकता है और दूसरा जिगजैग शीथ लाइक, शीथ मतलब लेयर के जैसा, ठीक है, जिगजैग शीथ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बीटा प्लीटेड शीथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? बीटा प्लीटेड शीथ। तो पहला जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर। दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। पहले में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो कॉइलिंग डेवलप होती है जिससे हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है तो शीथ लाइक स्ट्रक्चर। आपने कई बार वो कुछ ऐसे देखे होंगे, टिन की शीट्स आती हैं जिनके ऊपर ऐसी नालियां बनी होती हैं, आपने देखा अभी बारिश के मौसम में जब आंधी तूफान आता है तो वो चद्दरें खूब उड़ती रहती, झुग्गी वगैरह के ऊपर बनी रहती, कई जगह पे लोग बाउंड्री भी बनाते हैं इनसे। तो ये जो प्लीटेड यानी ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं क्योंकि ये जिगजैग स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी किसकी वजह से होता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड किस वजह से? यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है जिससे हम इसके स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। दोनों ही एग्जाम्पल है किसका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का हो गया, कौन कौन सा? एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और एक बीटा प्लीटेड शीट, 1 और 2। सो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही कॉइलिंग या शीज लाइक अरेंजमेंट हो जाए तो उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा? ये एग्जाम्पल हमें मिलता है केराटिन और फाइब्रोइन में। ठीक है, क्या मिलता है एग्जाम्पल? केराटिन प्रोटीन, हमारा जो बाल है, हमारे हेयर्स हैं केराटिन के बने हैं, नेल्स हमारी केराटिन की बनी है, स्किन की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है उस पर केराटिन का डिपोजिशन पाया जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम के ऊपर। ठीक है, केराटिन का डिपोजिशन पाया जाता है, इसलिए हमारी स्किन जो है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहते हैं इसको। ठीक है, केराटिन का डिपोजिशन होता है इसलिए केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और इसके अलावा जो शीथ लाइक है तो फाइब्रोइन जो कि सिल्क फाइबर होता है, ठीक है, सिल्क रेशम, फाइब्रोइन प्रोटीन, इट इज आल्सो हैविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमें मिलते हैं और दो तरह के इनके स्ट्रक्चर मिलते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट। इसको भी आप ले लो स्क्रीनशॉट।
डन सर। चलो, फिर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वुलन बॉल की जगह लगता है। वुलन बॉल जैसे बचपन में हमने देखा होगा, अब तो खैर घर में स्वेटर वगैरह कम बुने जाते हैं, कुछ लोगों के घर में हो सकता है मम्मी या बुआ या नानी कोई स्वेटर बुनता हो। तो जब स्वेटर बुनते थे तो एक ऊन का गोला बनता था, ठीक है। वो जो ऊन का गोला होता है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका, टर्शरी प्रोटीन का, ठीक है। सेम वैसा ही समझ लो। तो वुलन बॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। लॉन्ग प्रोटीन चेन होती है जिसमें कई बार फोल्ड देखने को मिलते हैं, और मल्टीपल फोल्ड की वजह से ये एक हॉलो वुलन बॉल बन जाती है, ठीक है। कैसी बॉल बन जाती है, हॉलो वुलन बॉल, लाइक ए हॉलो वुलन बॉल इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब ये हॉलो वुलन बॉल अगर रहेगी तो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है, उसकी थ्री डायमेंशनल व्यू हमें देखने को मिलता है कि वो प्रोटीन 3 डायमेंशन में कैसा है। इट इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। ये कई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक एग्जाम्पल हमें मिलता है मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन एक एग्जाम्पल मिलता है, और यहाँ पे बीटा पॉलीपेप्टाइड एक सिंगल चेन को बनाया है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ठीक है। मायोग्लोबिन यानी मसल्स के अंदर पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। मसल्स के अंदर पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मायोग्लोबिन, और उसका स्ट्रक्चर जो है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ठीक है। आयरन इसमें बीच में फंसा होता है। तो ठीक वैसे ही समझ लो कि वुलन बॉल है और उसमें बीच में आयरन फंसा हुआ है। तो आयरन यानी हेम पार्ट उसमें बीच में पाया जाता है। किस फॉर्म में आयरन होता है भाई, फेरस के फॉर्म में, ठीक है। फेरस के फॉर्म में Fe++ आयरन पाया जाता है, फेरस के फॉर्म में Fe++। मायोग्लोबिन का हमें स्ट्रक्चर मिलता है टर्शरी प्रोटीन। नोट कर लो इसको। तो इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, बच्चे माइक अपना ऑफ कर लो। इसकी रिक्वायरमेंट हमें जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में पड़ती है, जैसे कि मसल्स के अंदर हमें मायोग्लोबिन मिलता है जिसकी वजह से मसल्स का कलर रेड मिलता है। ब्लड हमें रेड मिलता है किसकी वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन मसल्स हमें जो रेड मिलती है वो मायोग्लोबिन की वजह से। डन सर। चलो, नेक्स्ट आता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, समझने की कोशिश करना। अभी इसमें मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। हमारे पास हमने बोला कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो है एक ऊन का गोला है, वुलन बॉल है। अब हमारे पास अगर 2 या 3 या 4 वुलन बॉल हो और चारों को हम एक साथ बाइंड कर दें तो वो बन जाएगा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बेसिकली कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं होता, कई सारे टर्शरी स्ट्रक्चर मिलकर एक साथ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये इसका फेमस एग्जांपल हमें मिलता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में हमें 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। 4 टर्शरी प्रोटीन मिलते हैं, 2 अल्फा प्रोटीन और 2 बीटा प्रोटीन। ये चारों मिलकर बनाते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे हम हेमोग्लोबिन कह रहे हैं। और एक हेमोग्लोबिन में हमें यहाँ पर देखेंगे तो 4 हमें हेम ग्रुप मिलेंगे, और हर एक टर्शरी प्रोटीन के अंदर हमें एक हेम ग्रुप मिलेगा, ठीक है। और ये हेम ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग इसी से हो पाती है। यहीं से हम रिलेट करके समझ पाते हैं कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, क्योंकि हर एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हेम पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको रिलेट करके आप दिमाग में रख लेना कि 2 अल्फा प्रोटीन, 2 अल्फा टर्शरी प्रोटीन प्रेजेंट है, 2 बीटा टर्शरी प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये चारों मिलकर हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत फेमस एग्जांपल मिलता है हमें किसका, क्वार्टनरी प्रोटीन का, ठीक है।
नोट कर लो इसको। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं, मैं थोड़ा सा उनसे कह दूं, बेटा मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि मैं सुबह जल्दी उठने वाला आदमी हूँ, तो मेरी क्लास जो है ना 8 बजे, मतलब 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आप कल अपनी क्लास जो है, कल मॉर्निंग में मेरा बैच रहता है। अभी क्या है, अभी बैचेस सब ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो जो भी मेरा एक स्लॉट टाइम निकलता है मैं वो आप लोगों को टाइम दे देता हूँ। तो उसमें आपके 2 स्लॉट रहेंगे, 2 में से अल्टरनेट चलेगा, एक दिन मॉर्निंग चलेगी, एक दिन आफ्टरनून चलेगी, ठीक है। इसी 2 स्लॉट में अपनी क्लासेस रहेंगे बेटा। अपने आप को थोड़ा सा मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अभी कुछ रनिंग बैचेस हैं और उनका शेड्यूल चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा एक दिन सुबह और एक दिन दोपहर में अपनी क्लास एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। और वैसे भी जब इंस्टीट्यूट चलता है, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो सुबह 8 क्या, हमने तो 7 बजे से क्लासेस ली और बच्चे आ जाते थे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको घर में 8 बजे उठ के क्लास अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसलिए टाइम से आना शुरू करो। डन सर। चलो, सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस पर? क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जस्ट अ सेकंड बेटा। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, अभी तुम लोग क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? फिंगर टिप्स से सर। सर प्रीवियस अच्छा। ईयर क्वेश्चंस और फिंगर टिप। अच्छा, और टेस्ट वगैरह कैसे दे रहे हो आप लोग? ऑनलाइन टेस्ट अपन ने दिए हैं बेटा, ऑनलाइन टेस्ट। यस सर। यस सर। सर अच्छा, किस पे देते हो आप लोग? जूम पर सर। जूम पे ऑनलाइन टेस्ट गूगल देते हो? ओ सर गूगल। गूगल पे गूगल सर। फॉर्म, गूगल फॉर्म पे? यस सर। अच्छा, ओके, तो ठीक है। हाँ, अब किसी ने मुझसे पूछा कि आप सर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो क्वेश्चन बेटा देखो, हमने आपको बताया ना, जो यहाँ पर एक एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये हर एक लाइन एक एक क्वेश्चन है। और सीधे इसमें अगर जैसे अपना बायो मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा, तो मैं आप लोगों से यहीं पर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरे पास पूरा वो प्रिपेयर है, मैंने क्वेश्चन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बना के रखे हैं, जो क्विज की तरह होते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो उसमें फिर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि सर इसमें क्वेश्चन, वैसे तो डायरेक्टली जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हीं स्टेटमेंट से डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, या 2 अलग अलग कंपोनेंट्स को, 2 अलग अलग कुछ पार्ट्स हैं, उनको कंपेयर करके क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किस में क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, किस में क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, किस स्ट्रक्चर का क्या एग्जांपल मिलेगा, किस स्ट्रक्चर का क्या एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कोई इसमें बेटा, मैं बताऊं, 2000 अगर नीट एग्जाम की बात करूं, तो नीट होता था आज से 7 साल पहले, जो है सीबीएसई पीएमटी होता था, हम लोग जब देते थे 2007-2008 में, तो एआई पीएमटी होता था।
तो वो जो एग्जाम चल रहा था ना, उसमें उनका सीधा कहना, भाई हम एनसीईआरटी ही पूछेंगे। तो एनसीईआरटी में जो एक एक लाइन लिखी हुई है वही मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। कुछ पॉइंट मैंने समझाने के लिए अलग से कुछ डायग्राम्स लिए हैं, और ये डायग्राम मैंने तो पहले से लिए थे, एनसीईआरटी ने अभी इनको अभी एनरोल किया है। तो ये डायग्राम से हमें एनसीईआरटी और बायोमोलिक्यूल या जो चैप्टर्स हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हर चीज हम इमेजिन करके नहीं देख पाते, हमें चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा बेटा। एक एक स्टेटमेंट जो लिखा है, जैसे हेमोग्लोबिन में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो बोल देगा 2 अल्फा 2 गामा। अब वहां पर बात आ जाती है जब हम कि एडल्ट में कौन सा पाया जाता है और एम्ब्रियो में कौन सा पाया जाता है, यानी फीटल हेमोग्लोबिन। तो फीटल हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा होते हैं, एडल्ट हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर पूछता है, बस इसी तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। और कोई इसमें देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, बायो का क्वेश्चन, ठीक है, नीट बायो में लोग हवा बहुत बड़ा बना हुआ है, फोबिया बहुत बड़ा बना हुआ है। बायो जो है, बायो में 90 में से 85 क्वेश्चन सही करना बेटा बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग को बस जो ध्यान देना है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ध्यान देना, कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लें, और जितना हम प्रैक्टिस करते चलेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा, और हमारे मार्क्स, कोई अलग सी चीज नहीं पूछेगा। मैं आपको साफ बात बता दूं, 90 में से 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जो बाहर दुनिया से आएंगे, और वो किसी से नहीं बनेंगे। वो बन जाए तो अच्छी बात है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे 85 से 86 क्वेश्चन आएंगे वो हमारे टू द पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, एनसीईआरटी का एग्जांपल, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कितने और मैं आउट ऑफ उसी आएंगे? को 90 में से 85 क्वेश्चन, ठीक है, 90 में से 85 क्वेश्चन। और ये मैं आप लोगों से अभी बोल रहा हूं, जिस दिन एग्जाम होगा, ठीक है, पेपर आएगा, उस दिन पेपर भी डिस्कस करके बताऊंगा कि बेटा देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, और 90 में से 85 86 क्वेश्चन। मैं तो पेपर नहीं बना रहा हूँ, 85 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान, एनसीईआरटी का रिवीजन, जो पॉइंट एनसीईआरटी के हैं अपन उसी को डिस्कस करेंगे, उसी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें लीनियर मिलता है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इसीलिए मैं इन्हीं डायग्राम को आपसे डिस्कस करता हूं जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है, जहां पे लेफ्ट साइड में हमें फर्स्ट अमीनो एसिड, जो कि अमीन ग्रुप जिधर होता है कॉर्नर पे, और राइट साइड में लास्ट अमीनो एसिड जिधर कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक एंड मिलेगा। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें 2 तरह का पाया जाता है, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड शीट। टर्शरी स्ट्रक्चर वुलन बॉल के जैसा होता है, बहुत लंबा अमीनो एसिड जिसमें कई बार फोल्डिंग्स होती हैं, तो वो वुलन बॉल बन जाता है। और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में कई सारी वुलन बॉल, यानी कई सारे टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि ये एनसीईआरटी है। सर हाइपर वेंटिलेशन में बता दीजिए क्या होता है। हाइपर वेंटिलेशन, कुछ क्वेश्चन आया इस पे? सर वो इंस्पिरेशन गैसेस वाला एक्सचेंजर है सर, उसमें से पूछा गया था। कोई क्वेश्चन है या हाइपर वेंटिलेशन प्रोसेस ही समझना है? हाइपर वेंटिलेशन का मीनिंग समझना है सर, उसमें होता क्या है? देखो, हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, जब हम एक्सेजरेटेड ब्रीदिंग करते हैं। एक्सेजरेटेड ब्रीदिंग मतलब जब एबनॉर्मल रेट पर ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, हमारी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसको हम बोलते हैं हाफ रहे होते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम अंदर और बाहर आता जाता है, उससे ज्यादा एयर का वॉल्यूम अंदर आता जाता है, और उसी को हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेजरेटेड ब्रीदिंग में हाइपर वेंटिलेशन पाया जाता है, जहां पे नॉर्मल से कहीं ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक और उसका आउटवर्ड मूवमेंट पाया जाता है।
कुछ क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे, मैं उसको आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज यहीं पर अपनी क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपन रखेंगे कल आफ्टरनून में अपन रखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? और इस पे हम फिर आगे लेके चलेंगे किसको, पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस